दोस्तों, वीडियो की शुरुआत हम एक सवाल से करते हैं। वो सवाल ये है कि फ़लसफ़ा हमें क्या सिखाता है? क्या फ़लसफ़ा हमें किसी किस्म का जवाब देता है या फ़लसफ़ा हमें सवाल बताता है? Philosophy is not about getting answers, but about knowing what to question. फ़लसफ़ा हमें किसी भी तरीके का जवाब नहीं देता है। फ़लसफ़ा हमें सवाल बताता है। फ़लसफ़ा हमें ये बताता है आपने कब सवाल करना है, क्यों सवाल करना है, कैसे सवाल करना है। फ़लसफ़ा आपको ये बताता है आपका सवाल कितना दुरुस्त है। आज से तकरीबन 2000 साल पहले एथेंस में लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिया। ये सवाल उन्होंने अपने ट्रेडिशनल बिलीव्स के खिलाफ किया। उन सवाल करने वालों में से एक बदसूरत शख्स सोक्रेटिस या सुकरात था। सोक्रेटिस एक दानिशमंद फ़लसफ़ी था जिसने अपने खुदाओं पर सवालात किए, उनके मुतल्लिक कहानियों पर सवालात किए, अपने दौर के ताकतवर तरीन शख्स के खिलाफ सवालात किए और सच्चाई पर डटा रहा। सोक्रेटिस के एक शागिर्द ने जब एक पादरी से पूछा, जिसके मुतालिक मशहूर था कि इसको खुदा जवाब बताता है, कि क्या सोक्रेटिस या सुकरात इस दौर का सबसे अक्लमंद शख्स है? उसने जवाब दिया, हाँ। उसका शागिर्द ये खबर लेके सोक्रेटिस के पास जब पहुंचा तो सोक्रात इससे खुश नहीं हुआ, बल्कि वो इस गौर फिक्र में लग गया कि हुँ। आखिर उस पादरी ने ऐसा क्यों कहा है कि हाँ, हो सकता है कि मैं अक्लमंद शख्स हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे क्या नहीं पता। आई नो वन थिंग दैट आई नो नथिंग। ये अजीम फ़लसफ़ी एथेंस में पैदा हुआ 407 कबल अज़ मसीह में। सोक्रेटिस को फादर ऑफ वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी भी कहा जाता है। सुकरात ने अपनी पूरी ज़िंदगी में ना कोई किताब लिखी, ना कोई स्कूल खोला। सुकरात एथेंस की गलियों में फिरता रहता था और वहाँ पर लोगों से सवाल करता था। वो गहरे सवाल होते थे। वो सवाल इंसाफ के मुतालिक होते थे, सच्चाई, अच्छाई, इल्म और ज़िंदगी के मकसद के मुतालिक हुआ करते थे। सुकरात का मानना ये था कि आप डायलॉग से सवाल करके सच्चाई के ज़्यादा करीब पहुँचते हो, ना कि लेक्चर्स देके। सुकरात ने अपने दौर के ताकतवर तरीन शख्सों के खिलाफ आवाज़ उठाई। उसने उस दौर के ट्रेडिशनल बिलीव्स के खिलाफ आवाज़ उठाई और लोगों को अनकंफर्टेबल महसूस करवाया। ये बात बड़ी नेचुरल है। अगर वक्त अगर वक्त की हुकूमत के खिलाफ या उनकी पॉलिसीज़ या कवानीन के खिलाफ कोई भी शख्स आके कहे कि आपके कवानीन गलत हैं, तो वो उससे खौफ खाते हैं, वो उसको नापसंद करते हैं। सुकरात डेमोक्रेटिक आइडियाज़ को पसंद नहीं करते थे। सुकरात को डेमोक्रेसी नहीं पसंद थी। सुकरात का मानना ये था, अगर एक कश्ती में आपको कैप्टन को सिलेक्ट करना है, तो आप बहरी सफ़र के माहिर से फैसला करवाएँगे, ना कि आम लोगों से वोटिंग करवाएँगे। मौजूदा दौर में सोक्रेटिस के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं, वो उसके शागिर्दों की वजह से है, जिसमें एक हिस्टोरियन ज़ेनोफ़न और एक अजीम फ़लसफ़ी अफ़लातून या प्लाटो। प्लेटो ने अपनी तहरीर दी अपोलॉजी में सुकरात की तालीमात के बारे में बहुत कुछ बताया है। 399 कबल मसीह में सोक्रेटिस पे एथेंस में ट्रायल शुरू हुआ। सोक्रेटिस पर इल्ज़ाम था कि उसने जवान लोगों के माइंड को करप्ट किया है और उनके खुदाओं की बेहुरमती की है। When Socrates found guilty, he was sentenced to death by drinking poison hemlock. हेमलॉक उस दौर का सबसे ताकतवर तरीन जहर था जो सुकरात ने पिया। सुकरात के पास दो ऑप्शंस थे कि वो मुल्क छोड़ के चला जाए या हेमलॉक पी ले। सुकरात का कहना यह था कि मैं सच्चाई के साथ हमेशा रहूँगा, मैं सच्चाई से मुंह मोड़कर दूसरे शहर में कभी नहीं जाऊँगा, इससे बेहतर है कि मैं हेमलॉक पी लूँ। सुकरात के आखिरी अल्फाज थे, क्राइटो वी ओ अ कॉक टू एस्क्लेपस, पे द डेट एंड डू नॉट नेग्लेक्ट इट। जब सुकरात मरने लगा तो उसने एस्क्लेपस को भेंट चढ़ाने के लिए कहा, क्योंकि सुकरात के नज़दीक मौत एक शिफा है। तो मैंने अपनी पोस्ट में जैसा बताया था आपको
कि हम एक फिलोसोफर सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जहाँ पर हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को देखेंगे, मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट को देखेंगे। आज हमारी वीडियो का पहला लेक्चर, आज हमारी पहली वीडियो सोक्रेटिस के मुतालिक है। लेकिन सोक्रेटिस को समझने से पहले आपको ग्रीक या यूनान को समझना होगा। किसी भी फलसफे को समझने से पहले उस दौर के, ख्वाह वो सोक्रेटिस या सुकरात हो, अफलातून हो, अरस्तु हो, आपको ग्रीक को समझना पड़ेगा। इल्म का मरकज एथेंस हुआ करता था। यहाँ पर लोग अपने फलसफे की वजह से, अपने आर्ट की वजह से मशहूर थे। ये नक्शे में आपको जो सर्कल में एक शहर नजर आ रहा है, ये एथेंस सिटी स्टेट था। इसी के साथ एक और सिटी जो कि पावरफुल होता जा रहा था, उसका नाम स्पार्टा था। हम इसके बारे में आगे जाके डिस्कस करेंगे। दोस्तों, उस दौर में एथेंस अपने मॉन्यूमेंट और आर्किटेक्चर्स की वजह से जाना जाता था, जिसकी मशहूर मिसाल पैराथेनॉन है, जो कि आप मौजूदा जिसके खंडरात आप देख सकते हैं। लोग वहाँ पर टूरिज्म की गर्ज से जाया करते हैं। वहाँ का फ्लोरिशिंग आर्ट, ड्रामा, स्कल्पचर, फिलॉसफी, उधर की पावरफुल नेवी और मुस्तहकम इकोनॉमी, ये सब उस दौर के अहम चर्चा हुआ कर। एथेंस में दोस्तों मुकम्मल डेमोक्रेसी थी। वहाँ पे हर जवान शख्स जो कि मर्द हो, उसको मुकम्मल हक हासिल था कि वो लॉ मेकिंग के अंदर मुकम्मल तौर पर पार्टिसिपेशन करे। आज़ादी राय और पब्लिक डिबेट को वहाँ पर बहुत अहमियत दी जाती थी। ये वो दौर था जब सुकरात अपने सवालात लेके एथेंस में पैदा होता है। ये वो दौर है जब स्पार्टा और एथेंस ने मिलकर पर्शियंस को हराया था। लेकिन एथेंस की बढ़ती हुई ताकत को देख के स्पार्टा इस बात पर मजबूर हो गया कि वो इसकी पावर को ख़त्म करे, और इन दोनों के दरमियान एक तवील 30 साल जंग शुरू हो गई, जिसको पेलोपोनेशियन वॉर कहा जाता है। बिल आखिर एथेंस अपनी हार कबूल करता है और एथेंस हार जाता है। एथेंस में 4 तरीके के लोग रहते थे। एक वो शख्स जिनको पॉलिटिक्स कहा जाता था, ये वो अपर क्लास हुआ करती थी। दे वर बॉर्न फ्री, वो एथेनियन लोग होते थे, मर्द होते थे, 18 साल से बड़े होते थे, उनको तमाम पॉलिटिकल राइट्स हासिल थे। वो वोटिंग में हिस्सा ले सकते थे, पब्लिक ऑफिस होल्ड कर सकते थे, ज़मीन की खरीदो फरोख्त कर सकते थे, मिलिट्री सर्विसेज में सर्व भी कर सकते थे। दूसरे नंबर पे मैट्रिक्स खिलाते थे, ये फॉरेन रेजिडेंट्स होते थे। ये इकोनॉमी के अंदर, ये इनका एथेंस की इकोनॉमी में तो कंट्रीब्यूशन होता था, बट दे हैड नो पॉलिटिकल राइट्स। तीसरे नंबर में वुमेन, इनको सेपरेट क्लास कहा जाता था। ये एथेनियन तो थी, लेकिन इनको किसी भी किस्म के कोई वोटिंग राइट्स, प्रॉपर्टी राइट्स हासिल नहीं थे। आखिरी क्लास दुलोई की कहलाई जाती थी। ये स्लेव्स हुआ करते थे, जो कि घरों में काम किया करते थे, फार्मिंग किया करते थे, दुकानों पर काम किया करते थे। दुलोई में एक क्लास ऐसी भी थी जो बहुत ज़्यादा स्किल थी, लेकिन उनको भी किसी भी किस्म के कोई राइट्स हासिल नहीं थे। एथेंस में डेमोक्रेसी थी। उस डेमोक्रेसी को चलाने के लिए सबसे अहम स्ट्रक्चर असेंबली होती है, और एथेंस की असेंबली एक्लीसिया हुआ करती थी। यहाँ पर तमाम 18 साल से बड़े मर्द हजरात वोटिंग के लिए जमा होते थे। साल में 40 बार ये मीटिंग मिला करती थी। यहाँ पर डिस्कशन हुआ करती थी रिगार्डिंग वार, ट्रीटीज एक्सेट्रा। इस असेंबली में जो एजेंडा पेश किया जाता था, ये बाउली नामी एक काउंसिल का काम हुआ करता था। बाउली नामी 500 लोगों की एक काउंसिल रैंडमली लोगों को सिलेक्ट करके बनाई जाती थी। इसमें किसी किस्म का कोई इलेक्शन नहीं हुआ करता था, बल्कि रैंडमली डिफरेंट ट्राइब में से डिफरेंट लोगों को सिलेक्ट करके 1 साल की मुद्दत के लिए उनको ऑफिस दे दिया जाता था। हाँ, ये बात ज़रूरी जानने के लिए है कि एक शख्स अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 2 ही बार बाउली को सर्व कर सकता था। एथेंस में पब्लिक कोर्ट हुआ करती थी, वहाँ पर पब्लिक फैसला करती थी, पब्लिक ट्रायल्स चलाती थी। ये कोर्ट डिकास्ट्रिया कहलाता था। किसी भी किस्म के कोई प्रोफेशनल जजेस वहाँ पे मौजूद नहीं होते थे। रैंडम सिटीजन्स वहाँ पर एज अ जज एक्ट कर रहे होते थे। उसके अलावा वहाँ पर जर्नल्स को सिलेक्ट करने के लिए जो उनकी आर्मी हुआ करती थी, उनको लीड करने के लिए जो जर्नल्स को सिलेक्ट किया जाता था, वो स्ट्रेटेजर नामी एक इदारे के थ्रू किया जाता था। मैंने आपको बताया कि बॉली में आप रैंडमली लोगों को सिलेक्ट कर रहे होते थे। रैंडमाइजेशन इक्विपमेंट हुआ करता था, जिसको क्लॉटेरियन कहा जाता था।
इसमें टोकन्स इंसर्ट करने की जगह होती थी। हर शहरी को एक टोकन अलॉट होता था जो कि स्पेसिफाइड हुआ करता था। वो टोकन एक फ्री स्पेस के साथ कनेक्टेड होता था, ट्यूब के साथ, और वो ट्यूब कनेक्टेड होती थी 2 बॉल्स के साथ। रैंडमली वो बॉल हर टोकन के इंसर्ट होने पर वो फॉल करती थी। आइदर द बॉल वाज रेड और ग्रीन व्हिच रिप्रेजेंट एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन। तो इस बेस पर रैंडमाइजेशन को शफाफ बनाया बनाया जाता था। सुकरात के दौर में सियासत अपने अरूज पे हुआ करती थी। लोगों के लिए सियासी फन सीखना बहुत ज़रूरी करार दिया जाता था। वहाँ पे ये मानना था कि हर आज़ाद शहरी को सियासत में मुकम्मल पार्टिसिपेट करना चाहिए। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए सोफिस्ट जो कि ट्रैवलिंग टीचर्स हुआ करते थे, वो उनको पैसों के एवज़, उजरत के एवज़ रेटोरिक स्किल्स सिखाया करते थे, उनको डिबेट करना सिखाया करते थे, उनको सिखाया करते थे कैसे आप अपनी बातें कैसे आप लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को करिस्मेटिक बना सकते हैं। सोफिस्ट रिलेटिविज्म पे बिलीव कर उनके मुतालिक कहा जाता था कि वो एब्सोल्यूट ट्रुथ पे बिलीव नहीं करते। उनके मुतालिक सच्चाई रिलेटिव होती है। इसकी मिसाल हम ऐसे ले सकते हैं कि गर्म इलाके में रहने वाले शख्स के लिए शायद 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इतना ज़्यादा ना हो, लेकिन सर्द इलाके में रहने वाले शख्स के लिए 35 डिग्री सेल्सियस बहुत ज़्यादा गर्म साबित हो सकता है। उनके मुतालिक सच्चाई आपके पर्सनल एक्सपीरियंस पे डिपेंड करती है कि आपने अपनी ज़िंदगी में कैसे एक्सपीरियंस फेस किए हैं, उसकी बुनियाद पर आपकी सच्चाई डिपेंड करती है। देयर वाज नो एब्सोल्यूट ट्रूथ, सो देयर इज़ नो नीड टू फाइंड दैट एब्सोल्यूट ट्रूथ एज़ वेल। ये लोग आर्ग्यूमेंट्स के माहिर हुआ करते थे, डिबेट, लॉजिक, ग्रामर में महारत रखते थे। प्रोटैगोरस, गॉर्गियस वगैरह इनमें मशहूर नाम हैं। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि एथेंस उस दौर के अंदर लीड कर रहा था डेलियन लीग को। ये लीग बेसिकली मौजूदा यूरोपियन यूनियन की तरह है, जहाँ पे डिफरेंट सिटी स्टेट्स ने ये फैसला किया है कि हम एक दूसरे के खिलाफ कभी भी जंग नहीं लड़ेंगे। अगर कोई भी मुल्क किसी मुल्क के खिलाफ जंग लड़ता है तो हम सब मिलकर उसके खिलाफ जंग लड़ेंगे। ये डेलियन लीग होती है। उसी के खिलाफ एक और लीग बनाई गई जिसको पेलोपोनेशियन लीग कहा जाता था। इसको स्पार्टा लीड कर रहा था। सो बेसिकली इट वाज एथेंस वर्सेस स्पार्टा। जब स्पार्टा और एथेंस ने मिलकर पर्शियन को हराया और एथेंस की बढ़ती हुई ताकत से स्पार्टा ने खुद को महफूज तस्वुर नहीं किया, तो स्पार्टा ने यह फैसला किया कि एथेंस की पावर को लिमिट करना होगा। यही वजह थी कि पेलोपोनेशियन वॉर शुरू हो जाती है और 30 साल की तवील जंग एथेंस की हार पर ख़त्म होती है। एथेंस अपने खुदाओं पर अंधा एतमाद और अंधा भरोसा किया करते थे। ये वही एतमाद था जिसके खिलाफ सुकरात ने आवाज़ उठाई। सुकरात ने उधर के खुदाओं के मुतालिक कहानियों के खिलाफ आवाज़ उठाई, उस दौर के कवानीन के खिलाफ आवाज़ उठाई, उस दौर के ख़यालात के खिलाफ आवाज़ उठाई। वो आवाज़ क्या थी ये हम अगली वीडियो में देखेंगे, जिसमें हमारा मुकम्मल फोकस सोक्रेटिस पर होगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।